हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रूमेटिक हार्ट डिजीज़। बेसिकली रूमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या होती है? ये एक कॉम्प्लिकेशन है एक और डिजीज़ का जिसका नाम है रूमेटिक फीवर। एक बार इसका सीक्वेंस समझ लेते हैं। सबसे पहले होता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता है तो एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं रूमेटिक फीवर। अगर इसको भी प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता है उसके बाद इसका एक कॉम्प्लिकेशन है फर्दर रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो ये कुछ इस तरीके से चलता है। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम देख सकते हैं कि इट इज़ ए क्रॉनिक कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम रूमेटिक फीवर विच इज़ कॉज बाय अनट्रीटेड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है। अब रूमेटिक फीवर के सभी कॉम्प्लिकेशंस में से ये सबसे ज़्यादा सीवियर होता है क्योंकि ये क्या कर सकता है, डेथ कॉज कर सकता है, मॉर्टिलिटी इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, या फिर ये मॉर्बिडिटी भी कॉज कर सकता है। मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? मेडिकल कंडीशन, ये सीवियर मेडिकल कंडीशन भी कर सकता है। तो बेसिकली स्टार्ट में हुआ तो स्ट्रेप्टोकोकल थ्रॉट इन्फेक्शन ही था। ये तो अगर इसको सही से ट्रीट नहीं किया जाता तब ये जाके रिमेटिक हार्ट डिजीज़ में बनता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पे पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है या फिर जहाँ पे हेल्थ केयर एसेस एडिक्वेट नहीं है वहाँ पे हमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि इसको ट्रीट करने के जो रिसोर्सेज है वो या तो वो नहीं है या फिर फैसिलिटीज़ ही नहीं है जहाँ पे हम इसको ट्रीट कर सके। इसके पैथोजेनेसिस की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है उसके एंटीजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट टिश्यूज़ के एंटीजन के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं। तो होता क्या है कि जब हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट तो वो हमारी खुद की टिश्यूज़ पे अटैक करने लग जाती है। और क्योंकि यहाँ पे वो हार्ट में अटैक कर रही है इसलिए हमको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज फेस करने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मिमिक्री हमको देखने को मिलती है, यानी कि जो एंटीजेंस है वो हमारी बॉडी के एंटीजेंस के सिमिलर है, मिमिक कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो एंटीजेंस है, जो एंटीजेंस एंटीबॉडीज है वो क्रॉस रिएक्ट कर जाएगी एंटीजेंस प्रेजेंट इन हार्ट टिश्यूज। अब खुद की एंटीबॉडीज खुद की टिश्यूज को डैमेज कर रही है तो ये कैसा हो जाएगा? एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हो जाएगा। और इस ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को कौन करा रहा है? हमारी बॉडी के सेल्स, टी सेल एंड मैक्रोफेजेस, जो कि कार्डियक टिश्यू में जाते हैं, उसको डैमेज करते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं और साथ में टिश्यू डैमेज भी करते हैं। अब हार्ट के अंदर ये वॉल्व को अफेक्ट करते हैं जिससे हमको और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। यहाँ पे वॉल्व इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों वॉल्व इन्वॉल्व होते हैं, एओर्टिक वॉल्व भी और मिट्रल वॉल्व भी। लेकिन इनमें भी सबसे ज़्यादा कौन सा वॉल्व अफेक्ट होता है? वो होता है हमारा मिट्रल वॉल्व। अगर मिट्रल वॉल्व हमारा इन्वॉल्व होता है, मिट्रल वॉल्व बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होता है? हमारे लेफ्ट एट्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। अगर मिट्रल वॉल्व अफेक्ट हुआ तो वहाँ पे जो वॉल्व प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा तो हमको रीगर्जिटेशन देखने को मिलेगा। रीगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है? बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया, कि एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाना था जो कि नहीं हो पा रहा है, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब वेंट्रिकल से एट्रिया के अंदर ब्लड आ रहा है। ठीक है। और इस वजह से हमको एनलार्ज एट्रिया देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ पे एक्सर्शनल डिस्पनिया भी देखने को मिलता है। जैसे ही हम थोड़ा बहुत मूवमेंट करेंगे, नॉर्मल में नहीं, मतलब कि अपन रेस्ट कंडीशन में है तब हमको ये देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही हम थोड़े बहुत मूवमेंट करते हैं हमको ब्रीदिंग करने में डिफ़िकल्टीज फेस होंगी, पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा, फटीग होगा। बेसिकली किसके सिम्टम्स है? एनीमिया के सिम्टम्स है ना, क्योंकि प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं है तो ऑक्सीजन भी प्रॉपरली नहीं आ पाएगी, तो एक तरीके की अनीमिक कंडीशन डेवलप हो गई है।
और अगर हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमको मिड डायस्टोलिक मर्मर साउंड सुनाई देती है। ये सारी चीज़ें तब थी जब हमारा मिट्रल वॉल्व इन्वॉल्व है। अब हमारे पास दो वॉल्व होते हैं, मिट्रल तो लेफ्ट साइड होता है एंड एओर्टिक वॉल्व हमारा राइट साइड होता है। अगर हमारा एओर्टिक वॉल्व इन्वॉल्वमेंट है तो क्या होगा, तो अभी हमको सेम कंडीशन देखने को मिलेगी। पर यहाँ पे एट्रिया की जगह क्या एनलार्ज है, वेंट्रिकल एनलार्ज्ड है। और वो भी कौन से साइड का, लेफ्ट साइड का। क्योंकि जो हमारा एओर्टिक वॉल्व है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच का वॉल्व डिफेक्ट है तो क्या होगा, रिगर्जिटेशन होगा ब्लड का एओर्टा से, कहाँ में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल भी एनलार्ज देखने को मिलेगा। अब इसकी अदर मैनिफेस्टेशंस क्या क्या है, हमको हार्ट वॉल्व में डिफेक्ट देखने को मिला तो उसकी वजह से दो चीज़ें हमको देखने को मिल सकती है। पहला हार्ट फेलियर और दूसरा एरिथमिया। वो कैसे कि वॉल्व प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो हो क्या रहा है, ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है और अगर ब्लड अपने फंक्शन को परफॉर्म करने से फेल हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर। साथ में अब क्योंकि ब्लड के वॉल्व प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो उसकी रिदम बिगड़ गई है, जो कि नॉर्मल रिदम होती है हार्ट की, साइनोसॉइडल रिदम, अब वो नहीं रही है तो हमको एरिथमिया भी देखने को मिल रहा है। साथ में एंडोकार्डाइटिस और सिस्टमिक एम्बोलिज्म भी देखने को मिलता है। इसका डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, डायग्नोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्लिनिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। अब हमने इसके इंट्रोडक्शन में बोला था कि एक सीक्वेंस होती है कि सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, फिर उसके बाद र्यूमेटिक फीवर होता है, उसके बाद र्यूमेटिक हार्ट डिजीज होती है। कि अगर पेशेंट के हिस्ट्री में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो फॉलोइंग फिजिकल एग्जामिनेशन में जो हमको साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं कि पेशेंट को र्यूमेटिक हार्ट डिजीज है कि नहीं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एकोकार्डियोग्राफी। एकोकार्डियोग्राफी क्या होता है, एक टाइप का अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हम जो हमारा हार्ट है उसकी इमेजिंग करते हैं और देखते हैं कि वॉल्व एबनॉर्मलिटीज है कि नहीं। तीसरा हम कर सकते हैं, क्योंकि र्यूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं और ब्लड टेस्ट में हम क्या करेंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन, एक ऐसा प्रोटीन होता है जो इन्फ्लामेशन के दौरान हमारे ब्लड के अंदर रिलीज होता है। अगर ये प्रेजेंट है तो हमारा इन्फ्लामेशन भी प्रेजेंट है। और क्लिनिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन तो हम कर ही चुके हैं और उसके साथ भी हमारा इन्फ्लामेशन है तो हम एक रफ एवोल्यूशन कर सकते हैं कि र्यूमेटिक हार्ट डिजीज है। साथ में हम स्ट्रेप्टोकोकल सीरोलॉजी यानी कि हम इसके एंटीजेंस को डिटेक्ट करेंगे और ये हमारा कंफर्मिंग टेस्ट होगा डायग्नोसिस में। अब हमने इसका डायग्नोसिस तो कर दिया, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो हम इसका ट्रीटमेंट फार्माकोथेरेपी से दो तरीके से करते हैं। पहला तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट किया जा सके, उसके लिए हम देते हैं एंटीबायोटिक्स। दूसरा हम, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है, पेन प्रेजेंट है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम देते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो कि या तो नॉन स्टेरॉयडल होगी या फिर स्टेरॉयडल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होंगे। और अगर र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से जो वॉल्व है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियरली डैमेज हुआ है तो उस केस में हमें सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ पे या तो हम वॉल्व रिपेयर कराएंगे या फिर रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाएंगे अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ डैमेज। तो हम इन तरीके से र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रिवेंशन में हमको क्या बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर इन केस पेशेंट को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ उसके बाद हमने इसको प्रॉपरली ट्रीट कर दिया तो चांसेस र्यूमेटिक हार्ट डिजीज के नेग्लिजिबल हो जाते हैं। और ऐसा करना अर्बन एरियाज में तो पॉसिबल है, लेकिन रूरल एरियाज जहाँ पे जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो प्रॉपरली नहीं है, यानी कि पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है, वहाँ पे इसके केसेस बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमारा र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़
टॉपिक ख़त्म हो जाता है। रिमेटिक हार्ट डिजीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में बताइए जो टॉपिक आप पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। थैंक यू।